की सीमाएं भारत के साथ लगती हैं और दोनों के साथ भारत के युद्ध हो चुके हैं और अभी भी चाहे एलओसी हो चाहे एलएसी, दोनों जगह पर तनाव देखने को मिलता है। चीन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कुछ अहम पॉइंट ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तो चीन को समझने की ग्राफिक्स के जरिए एक कोशिश करते हैं। 2014 के बाद भारत चीन संबंध कितने बदले हैं। 2020 गलवान विवाद के बाद से अभी तनाव है। एलएसी पर अभी भी मिरर फेस डिप्लॉयमेंट बनी हुई है। 2022 में अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई थी। 2013 से सैन्य टकरावों में वृद्धि हुई है। डोकलाम के बाद गलवान, गलवान के बाद त्वांग, लगातार भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़पें देखने को मिल रही हैं। एलएसी पर अभी भी टकराव की संभावनाएं हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। डेमचौक, डेपसांग पर अभी भी विवाद है, इसका हल नहीं निकला है। तो ये एक अहम जानकारी जिसके ऊपर हमने आज बात करेंगे। भारत चीन संबंधों को समझने की हम कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ हैं। कर्नल जे.एस. सोडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश जी। डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र। जय हिंद आपको भी। शुक्रिया आपने समय दिया। जय हिंद राजेश जी। कर्नल सोडी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ में करना चाहूंगा। कर्नल सोडी सर, भारत चीन संबंधों को लेकर आज हम गहनता से चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गलवान के बाद से त्वांग भी हो चुका है और अभी भी इस प्रकार के कयास हैं कि भारत और चीन के रिश्तों में और तनाव देखने को मिल सकता है। 2014 के बाद, या कहूं 2020 से पहले और 2020 गलवान के बाद, कर्नल सोडी किस प्रकार से भारत चीन रिश्तों को देखते हैं? सोडी साहब। राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। मेरे नजरिए में भारत और चीन के रिश्ते बहुत ही ऐसे एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे आने वाले सालों में एक युद्ध होना निश्चित है। अभी कल ही भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि चीन की बढ़ती ताकत भारत के लिए एक मुसीबत है। अब अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाएं, चीन जब से एक देश बना, जब उनका चाइनीज सिविल वॉर 1949 में खत्म हुई, तब से ही चीन के जो मंसूबे थे वो भारत की तरफ नापाक थे और उन्होंने अपने कई बयान दिए, कई पॉलिसियां की। चाहे शुरू में जो माओ जेडोंग ने पाम एंड फाइव फिंगर्स की पॉलिसी दी, या फिर जैसे जैसे चीन एक देश ताकतवर बनता गया, उसने भारत के कई टेरिटरीज के ऊपर अपने प्रति बयान बिल्कुल साफ रखे। चीन हालांकि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन मैं एक बात चीन की मानूंगा कि वो जो भी सोचता है, जो भी प्लानिंग करता है दशकों बाद की, वो अपना पब्लिक डोमेन में डालता है। और जो लोग इस पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं, वो ये भाप सकते हैं, वो ये माप सकते हैं कि चीन के मंसूबे भारत की तरफ क्या हैं। चीन के मंसूबे भारत की तरफ बिल्कुल नापाक है। मैं इस पे 2 घंटे में नॉन स्टॉप बोल सकता हूं, क्योंकि इस पे मैं काफी रिसर्च करता हूं। लेकिन क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं इतना बताना चाहूंगा कि चीन भारतीय सेना से 3 दशक आगे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में। पिछले साल 9 अगस्त 2023 को पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. नराव ने, जो 1.5 साल पहले रिटायर हुए, उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए मुसीबत कर सकती है। और जो मीडिया में कई पॉइंटर्स हैं कि 2035 में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए वार करेगा और चीन उसी वक्त भारत पे वार करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए।
तो मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। हमारे पास 11 साल का समय अपनी सैनिक तैयारी करने में, हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हमें और स्पीड से तैयारी करनी होगी ताकि हम ये टू फ्रंट वॉर का जवाब ठीक तरह से दे सकें। ठीक है डॉक्टर महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को एक और अहम जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद ही जो प्रश्न मैं लेकर आपके पास आऊंगा वो ठीक लगेगा। पहले ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देखिए। कर्नल सोडी सर ने मिलिट्री तौर पे बहुत अच्छे से समझाया कि भारत चीन संबंधों का आगे क्या होगा, लेकिन क्या भारत और चीन के आर्थिक संबंधों के बारे में आपको जानकारी है? इसको थोड़ा समझ लीजिए एक बार। 2019 गलवान से एक साल पहले भारत और चीन का जो व्यापार था वो 92.8 बिलियन डॉलर का था। 2020 गलवान की झड़प भी होती है, दुनिया में कोरोना भी पैर पसारता है और यह व्यापार कम होकर पहुंच जाता है 87.9 बिलियन डॉलर। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत चौंकाने वाला है। गलवान में जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन 2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार होता है 125 बिलियन डॉलर का। 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो यह व्यापार पहुंच जाता है 135.98 अरब डॉलर का। 2023 में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो जानकारी आंकड़ों के हिसाब से मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन जो मिली वो ये बता रही थी कि 20% के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल तक पूरा डाटा आएगा, 2023 अप्रैल से 2024 अप्रैल तक के बीच का, तो हमें उसका इंतजार रहेगा। लेकिन जो जानकारी मिली उसमें यही कहा गया कि अभी भी 20% व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। अब जो नीचे नोट लिखा है ना, इसको थोड़ा गौर से देख लीजिए। ये जो व्यापार हो रहा है इसमें भारत का हर साल 100 अरब डॉलर का घाटा है, यानी कि घाटा ही घाटा है और चीन का फायदा ही फायदा है। डॉक्टर महेंद्र, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नल सोडी सर ने बहुत सारी चीजें समझा दी। 2035 तक हमें बहुत तैयार होना है, लेकिन जिस प्रकार से घाटे में व्यापार हो रहा है और चीन को हम पैसे पे पैसा दिए जा रहे हैं, उससे चीन अपनी सेना के लिए हथियार भी खरीद रहा है और नुकीली वो कीलें भी खरीद रहा है जिससे गलवान में अटैक हुआ था। किस प्रकार से हम देखें, एक तरफ जो है एलएसी पर तनाव है, दूसरी तरफ व्यापार भी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। राजेश जी, आपने जो अभी ग्राफिक्स दिखाए इससे ये साफ है कि चीन हमारा कुछ नहीं कर सकता है, हम ही चीन का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी व्यापार है वो चीन के पक्ष में है। और ये वैसी ही स्थिति है जैसा 1960 के दशक में चीन और अमेरिका के बीच में थी। चीन हम पे निर्भर है अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए। निश्चित रूप से अगर हम ट्रेड डेफिसिट के टर्म में देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म में देखें, तो हमारा नुकसान है। लेकिन हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए, अगर हम चीन के और भारत के संबंधों का विश्लेषण कर रहे हैं, कि चीन आर्थिक रूप से हमारे ऊपर निर्भर है। और क्योंकि हम आज विश्व की सबसे बड़ी बाजार आधारित आर्थिक व्यवस्था है, तो चीन कोई भी निश्चित रूप से वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमें बार बार एक तरफा उल्लंघन करके, यूनिलेटरल वायलेशंस करके हमें परेशान करता रहता है, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य है कि भारत को किसी भी कीमत पे एक आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं उभरने देना है। लेकिन 2020 के बाद जो है भारत ने बहुत ही जो अपनी लिमिटेड डिफेंस की जो रणनीति थी, लिमिटेड बैलेंस की, हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे नए प्रधानमंत्री भी जो है चीन के राष्ट्रपति को साबरमती बैंक पे ले जाते हैं, और हमने कोशिश की कि हमारे संबंध जो है बेहतर रहे। लेकिन उसके बाद जब हमें ये एहसास हुआ कि नहीं, चीन की नीतियों में हमारे ऊपर आर्थिक रूप से उनकी अर्थव्यवस्था एक निर्भरता है, उसके बाद भी चीन जो है सामरिक रूप से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, तो हमने साफ कर दिया कि हम जो है क्वाड के साथ है,
जिस तरीके से खुल के हमारे प्रधानमंत्री के आप वक्तव्य देखिए, जो खासकर जो यूएस कांग्रेस में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बोले, वो एक साफ जो है, हालांकि उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया था, लेकिन वो साफ इशारा था कि हम अब चीन पे विश्वास नहीं करते हैं। हम चीन का जो वर्चस्व है बनाने की कोशिश है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र पे, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, हम उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे। और जैसा हमारे विदेश मंत्री ने कैसे सर, मैं देखिए डॉक्टर महेंद्र वही पूछ रहा हूं कि आप लगातार घाटे में रहकर व्यापार कर रहे हैं, आप मिलियन के बिलियन के हिसाब से व्यापार उनके साथ कर रहे हैं, और फिर आप चाहते भी हैं कि चीन कमजोर हो। आप तो उनको खुद पैसा दे रहे हैं ताकि वो हथियार खरीदें। क्या भारत के पास कोई चीन के अलावा ऑप्शन नहीं है? मैं एक कड़वा सवाल। देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो अगर हम चीन से वो व्यापार कहीं और शिफ्ट करने का विकल्प देखें तो वो हमें बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कीमती होगा, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो फिलहाल चीन ने जो पिछले 25-30 साल में किया है, चीन ने अपने आप को पूरे विश्व का, जिसको आप कहें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, खासकर तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन जो है वहां गए, उसके बाद से जो दरवाजा खुला उसके चीन के लिए पूरे विश्व का, तो चीन ने अपने आप को उससे विकसित किया। और हर श्रेणी में आप कहें कि सस्ते दाम प्रोडक्ट्स हैं या उससे मिडिल लेवल के कॉस्ट के प्रोडक्ट्स हैं या हायर एंड के प्रोडक्ट्स हैं, चीन ने हर क्षेत्र में काम किया और अपने आप को किया। तो अगर हम शिफ्ट करना भी चाहें तो हमारे पास विकल्प क्या है, हम कहां पे जाएं? क्योंकि एक बहुत बड़ी 140 करोड़ की जो है जनसंख्या है जो कंजम्पशन के लिए तैयार है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे टीवी हो, चाहे बाकी जो भी हम ज्यादा से ज्यादा अगर रोक सकते हैं, उनके ऐप्स को बंद कर सकते हैं, उनके जो है द्वारा जो है हमारे दिए और इस तरीके के जो छोटे छोटे सप्लाई आइटम्स हैं उनको हम बाधित कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कैसे ब्लॉक एकदम से? इसलिए मुझे लग रहा है कि दुनिया अब चाइना प्लस वन के कंसेप्ट पे काम कर रही है। चाइना प्लस वन का कंसेप्ट इसलिए अब सामने आया है, उसमें चाहे फिर वियतनाम की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, ये एक नए हब के तौर पे तैयार होने के लिए बेचैन है। चलिए एक पाकिस्तान को लेकर मैं बात करूंगा जी, ताइवान की भी बात जरूरी है। ये पाकिस्तान को लेकर मैं ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, उसके बाद कर्नल सोडी सर मैं आपके पास आ रहा हूं कि पाकिस्तान और भारत के संबंधों का अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन 2014 के बाद से जल्दी से कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं, नवाज शरीफ को बुलाया जाता है, वो शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली आते हैं। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी लाहौर पहुंच जाते हैं। 2 जनवरी 2016 पठानकोट पे हमला हो जाता है। 18 सितंबर 2016 फिर उड़ी पे हमला हो जाता है। 29 सितंबर 2016 भारत पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 27 जुलाई 2015 गुरदासपुर पे हमला होता है। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में हमला होता है। 26 फरवरी 2019 भारत पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक करता है। 300 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 2022-23 पुंछ राजौरी में कई आतंकी हमले हुए हैं। कितना बदला पाकिस्तान? भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत और ट्रेड दोनों बंद हैं। पाकिस्तान में सरकारें बदली हैं लेकिन सेना वही है। पाक विरोधी आतंकियों का पाकिस्तान के अंदर खात्मा लगातार जारी है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, उम्मीद नहीं है जल्दी ठीक होगी। स्टैंड साफ, आतंक और बात साथ साथ नहीं, यह पीएम मोदी ने साफ कर दिया है। लेकिन पाक चीन की दोस्ती एक चुनौती भी बनती जा रही है। कर्नल जे सोडी सर, पाकिस्तान को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मौजूदा संबंधों को हम देखें? नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे, चाहे फिर वो अटल जी थे, तब भी उनके साथ बात हुई थी। कश्मीर विवाद को सुलझाने के करीब कहा जाता है दोनों पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के रिश्ते भी काफी अच्छे माने जाते थे। फिर शहबाज शरीफ अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। क्या जनरल मुनीर
दोनों नेताओं को या दोनों देशों को अपने जो विवाद हैं उनको सुलझाने की इजाजत देंगे? राजेश जी, पाकिस्तानी सेना का कोई भी सेना अध्यक्ष हो, वो कभी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने ही नहीं देगा। हम 1998 में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, तो अटल जी भारत से लाहौर बस में गए थे और वहां पे एक डील साइन होने वाली थी जिसमें एक पैराग्राफ था कि कश्मीर मुद्दे का हल कैसे होगा। लेकिन एन मौके पे जनरल परवेज मुशर्रफ, जो तब पाकिस्तानी सेना के सेनाध्यक्ष थे, उन्हें उसका एक आइडिया मिला और उन्होंने नवाज शरीफ पे प्रेशर डाल के उस पैराग्राफ को डिलीट करवा दिया। और एक साल बाद उन्होंने कारगिल युद्ध की प्लानिंग करके परवेज मुशर्रफ ने युद्ध बोला कारगिल के जगह पे भारत पे। तो जहां तक पाकिस्तानी सेना है, हमें पूरी तरह से यकीन करना चाहिए कि पाकिस्तानी सेना कभी भी भारत और पाकिस्तान के हालात अच्छे होने नहीं देगी। अब दूसरी बात, जो भी अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आएगा, एक नवाज शरीफ अकेला आदमी था पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में जिसने कोशिश की भारत के साथ अच्छे रिश्ते की, लेकिन वो नाकाम हुआ। अब उसके बाद और उसके पहले जो भी प्रधानमंत्री आया या आएगा, वो कभी भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका एक बेसिक कारण है। बेसिक कारण यह है कि पाकिस्तान एक देश बना भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियों पे। तो जिस देश की नियत और नीतियां ही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हो, हम सपने में भी चाहें तब भी पाकिस्तान हमारे साथ अच्छे रिश्ते रख नहीं सकता। तो हमें पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते का विकल्प बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक कठोर और कठिन भाषा समझता है, और जितनी हमारी सेना ताकतवर होगी उतनी पाकिस्तान में हिम्मत नहीं होगी भारत पे हमला करने की। एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा जो आपने अपने क्वेश्चन में भी रेस किया। ये जो पाकिस्तान और चीन की गहरी दोस्ती हो रही है, ये भारत के लिए खतरे की घंटियां हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ महीनों में जब जब पाकिस्तान पे किसी ने वार किया, चाहे ईरान था चाहे अफगानिस्तान था, तुरंत पाकिस्तान की वायुसेना ने उनके ऊपर पलटवार किया। क्योंकि ये पाकिस्तान की जो बढ़ती ताकत है, इसके पीछे एक ही कारण है, वो है चीन। तो ये जितनी गहरी पाकिस्तान चीन की दोस्ती हो रही है, उतनी खतरे की घंटियां हमारे लिए भी बज रही है। ठीक है डॉक्टर महेंद्र सिंह, क्योंकि अटल जी की बात हो रही थी तो मुझे अक्सर अटल जी की वो टिप्पणी याद आ जाया करती है जब वो कहा करते थे कि दोस्त और दुश्मन बदले जा सकते हैं लेकिन आप पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि दोनों ही पड़ोसी भारत के दुश्मन हैं। किस प्रकार से इन्हें हैंडल किया जाएगा, क्योंकि इनको हमारे साथ रहना है और हमें इनके साथ रहना है। इस समस्या का हल आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो खोजना होगा। डॉक्टर महेंद्र। राजेश जी, देखिए निश्चित रूप से, और हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ भारत की सबसे बड़ी जो दुविधा है वो कि हम किसके साथ बातचीत करें। और ये साफ है कि वहां पे एक हाइब्रिड सरकार रही है, या तो परोक्ष रूप से सेना ने जो है वहां पे नियंत्रण किया है, सरकार संचालित किया है, या तो पीछे से। तो भारत का एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, एक लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने के नाते भारत कभी भी बहुत सहज नहीं रहा है सेना से बातचीत करने में या उनसे नेगोशिएट करने में, उनसे अपने संबंधों का के बारे में जो टर्म्स एंड रेफरेंसेस हो उसके बारे में बातचीत करने में। लेकिन ये यथार्थ है कि पाकिस्तान में जो सेना है, खासकर इस चुनाव के बाद तो एकदम साफ हो गया। जिस तरीके से पहली बार पाकिस्तान की आवाम ने खुलकर वहां की सेना को चुनौती दी और जो है सेना के खिलाफ इतना मुखर होके किसी और पाकिस्तान के इतिहास में किसी और राजनेता की हैसियत नहीं हुई इमरान खान के अलावा, जिसने पाकिस्तान सेना को बेनकाब न किया। लेकिन उसके बाद भी अगर वहां पाकिस्तान की सेना अपनी मनपसंद सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, इसका मतलब भारत सरकार को, अगर हम शांति चाहते हैं अगर किसी तरीके से,
कोई भी वार्ता चाहते हैं तो वहां की सेना के साथ हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, जो एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत के नेतृत्व के लिए, भारत की सरकार के लिए बहुत असहज स्थिति है। लेकिन उसके बाद भी हम, जैसा आपने कहा कि अटल जी ने भी कहा है, और कई जो है जो राजनीतिक चिंतक है उनका मानना है कि आप अपने पड़ोसी देश को नहीं बदल सकते, आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। तो हमें कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन में जो है एक रास्ता निकालें, बातचीत का रास्ता निकालें, चाहे वो शहबाज शरीफ की सरकार हो, और इसमें निश्चित रूप से कि वहां की सेना का जो अस्तित्व है, उनका जो प्रभुत्व है वहां के शासन पद्धति में, वो भारत विरोधी रुख की ही वजह से है, और ये भारत को पता है। तो ऐसे टर्म्स कंडीशंस में हमें उनसे बातचीत जारी रखनी पड़ेगी, और कोई एक रास्ता कभी न कभी निकलेगा। वहां की आवाम को ये एहसास होगा कि उनकी जो भी स्थिति है, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और बाकी जो शक्तियां हैं इस पूरे क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं चीन के अलावा। प्रयास मुझे लगता है कि जी हाँ, निश्चित प्रयास रूप लगातार करते रहना होगा सर। जी जी, निश्चित रूप से, निश्चित। जी चलिए, नेपाल के मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ग्राफिक्स के जरिए एक अहम जानकारी आपको दे दूं। उसके बाद कर्नल सोडी और डॉक्टर महेंद्र के पास हम चलेंगे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने के लिए, क्योंकि नेपाल के अंदर भी बड़ी हलचल है इस वक्त। उसके कुछ कारण हैं, पीछे कारण क्या है कि 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता की संधि है, लेकिन हाल ही में जो अग्निवीर योजना आई है उसको लेकर नेपाल और नेपाली दोनों ही नाराज हैं। इसी बीच 2020 में लिपुलेख काला पानी को लेकर भी विवाद नजर आया था, और यह माना गया था कि केपी ओली, जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री थे नेपाल के, वो चीन के इशारे पर इस मुद्दे को उठा रहे थे। यानी कि नेपाल के हालात में चीन का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के बीआरआई में नेपाल शामिल है। पीएम प्रचंड ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी। जून 2023 में प्रचंड भारत भी आए थे। एक और अहम पड़ोसी जमीन से जुड़ा हुआ, और एक ऐसा पड़ोसी जिसके साथ भारत का कभी विवाद नहीं रहा है। लेकिन कर्नल जे.एस. सोडी सर, अग्निवीर के मुद्दे, अग्निवीर योजना के लॉन्चिंग के बाद और लिपुलेख काला पानी और चीन ने जिस प्रकार से नेपाल की राजनीति में घुसपैठ की है, उसका क्या असर आप भारत नेपाल संबंधों में देख रहे हैं? क्योंकि जो गोरखा कभी भारतीय सेना की शान हुआ करता था, आज वो वैगनर में है, और खुफिया खबरें तो यहां तक बताती हैं कि पीएलए भी उनको अपने साथ जोड़ने के बेहद करीब पहुंच चुका है। साहब राजेश जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दो हिस्सों में दूंगा। सबसे पहला हिस्सा मैं बात करूंगा नेपाल एज अ देश। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान और चीन को मिला के। ये तो दोनों हमारे दुश्मन हैं, इनको तो अलग कर देते हैं। बाकी जो हमारे 6 पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे भूटान हो और बांग्लादेश हो, इन 6 में से जो 4 देश हैं उनका झुकाव सीधा चीन की तरफ है। उसमें मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार शामिल है। अब बचे हैं 2 देश 8 में से जिनका झुकाव भारत की तरफ तो है आज की तारीख में, वो है भूटान और बांग्लादेश, लेकिन आस्ता आस्ता उनका भी झुकाव चीन की तरफ जा रहा है। यानी कि हम जो हमारे 8 पड़ोसी मुल्क हैं उन पे हम भरोसा नहीं कर सकते। उसका मुख्य कारण यह कि उनमें चीन का बहुत पैसा निवेश है, और जो जिसके पास पैसे की ताकत होती है, डंका उसका बचता है। दूसरा, मैं आपका प्रश्न का जवाब दूंगा अग्निवीर पे। अब देखिए, भारत जब आजाद हुआ तब भारत, यूनाइटेड किंगडम और नेपाल की एक ट्राई पार्टी ट्रीटी थी, जिसमें हमने कुछ सैनिक लेने थे नेपाल से हमारी गुरखा रेजिमेंट के लिए। लेकिन जब ये अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम अनाउंस हुई तो नेपाल ने कहा कि हम 4 साल की सर्विस के लिए अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। कई रक्षा विशेषज्ञों ने बड़ी खुशी जाहिर की कि हम उनके बगैर कर लेंगे, हमें गुरखा नहीं चाहिए, हम अपने लोगों से लड़ लेंगे। लेकिन उस एक्साइटमेंट में वो भूल गए कि चीन एक वक्त पे ऑफर करेगा पीएलए में इनको भर्ती करने के लिए, और जैसे खबरें आई हैं नेपाल तैयार हो गया अपने सैनिकों को पीएलए में भेजने के लिए। अब इससे भारत का जो घाटा हुआ है, घाटा ये हुआ है कि जो एक
हमारे और नेपाल के बीच में एक अच्छा रिश्ता था कि हम उनके कई लोगों को भारतीय सेना में नौकरी देते थे, वो एक कॉर्ड, वो एक रस्सा टूट गया। अब अगर हम नेपाल के नागरिक की बात करें, जो हमारी अग्निपथ स्कीम है, उसके जो अग्निवीर है, उसकी पहली 4 साल की सर्विस में जो उसकी तनख्वाह होगी वो 500 अमेरिकी डॉलर प्रति महीना होगी। और चीन की पीएलए सेना जी। प्रति महीने अपने सैनिकों को $3000 पर मंथ देता है। तो अगर नेपाल का नागरिक चाहेगा भी तब भी वो यहां नहीं आएगा, क्योंकि उसको 6 गुना तनख्वाह चीन में मिलेगी। तो ओवरऑल जो हमारे रिश्ते नेपाल से बहुत नजदीक थे, चाहे संस्कृति की वजह से, चाहे धर्म की वजह से, चाहे ये सैनिकों की वजह से, वो ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि चाहे नेपाल हो, चाहे कोई भी जी। हमारा पड़ोसी मुल्क हो, आज हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चीन का दबदबा इन सारे 8 मुल्क पे, जो हमारे पड़ोसी हैं, उन पे बहुत गहरा है। ठीक है सर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका, क्योंकि आपने इतनी बारीकी से भारत, चीन, नेपाल के बीच जो अग्निवीर का मुद्दा है उसे समझाया, उसके लिए थैंक यू सर। मुझे और मेरे दर्शकों को काफी चीजें समझ आई होंगी। लेकिन डॉक्टर महेंद्र, जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमने कभी सुना नहीं था कि भारत और नेपाल के बीच कोई विवाद होता है, लेकिन 2020 में लिपुलेख, काला पानी जैसे विवाद अचानक से पैदा हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि बीआरआई भी नेपाल के अंदर पहुंच रहा है। कर्नल सोडी सर ने जिस तरफ इशारा किया है, कितना यह चिंताजनक है जिस प्रकार से नेपाल की राजनीति के अंदर बीजिंग की घुसपैठ बढ़ती जा रही है, और लगातार बीजिंग एक कोशिश कर रहा है कि काठमांडू का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सके। डॉक्टर महेंद्र। देखिए राजेश जी, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि चीन जो है नेपाल की जनता के बीच घुस रहा है। वहां जनमत अपने पक्ष में, अगर वो राजनीति में वहां के घुसता, जो पहले ही उसकी एंट्री हो चुकी है, और वहां के शासन में, वहां की सेना में चीन का प्रवेश पहले ही हो चुका है। लेकिन अब चीन का जो अगला कदम है वो ये है कि वहां की आवाम के बीच में, वहां की जनता के बीच में किस तरीके से प्रवेश किया जाए। क्योंकि जो भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है, जो रोटी बेटी का संबंध है, जो एक सांस्कृतिक संबंध है, जो आध्यात्मिक संबंध है, उसको चुनौती जो वहां पीपल टू पीपल कांटेक्ट के जरिए ही दी जा सकती है। और मैं एक उदाहरण देता हूं, नेपाल ने 4 इयर्स जो है ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स ऑफर किया है, और वहां पे तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने कहा है, जिनको चीन ने ये ऑफर किया है कि 2 साल बच्चे जो है हमारे यहाँ अध्ययन करेंगे और 2 साल नेपाल में, और फिर उनको एक ज्वाइंट डिग्री दी जाएगी। तो चीन जो है अपने उसी खर्चे पे नेपाल के जो छात्र हैं उनको अपने यहाँ शिक्षा देगा, अपनी जो विचारधारा के बारे में बातचीत करेगा, अपनी शासन व्यवस्था के बारे में बातचीत करेगा। तो अब चीन जो है वो अगले कदम पे है कि जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं उनको साधने की बात हुई, या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको साधने की बात हुई, या जो थिंक टैंक्स हैं उनको साधने की बात हुई, या सेना में जो प्रमुख पदों पे लोग हैं उनको साधने की बात हुई, उससे आगे चीन जो है एक कदम उठा चुका है। इस तरीके से वहां पे जो जनता है नेपाल की, वो चीन के पक्ष में बातचीत करना शुरू करे, और वो वहां पे किस तरीके से वो जो लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम कब तक अपने जो ऐतिहासिक हमारे पक्ष रहे हैं, जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध रहे हैं, उस पे कब तक हम निर्भर करेंगे? हमें आगे बढ़ के, और निश्चित रूप से जैसा कर्नल सोडी साहब ने कहा कि जो अग्निवीर है, इसने भारत नेपाल संबंध को, अगर हम बात करें तो जो ब्लॉकेट था 2015 का, उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इस कदम ने। कि जो पूरी की पूरी गोरखा रेजिमेंट होती थी कि जिन्हें हम ट्रेनिंग देते थे, और जो है एक संबंध बना रहता था, तो इसको बहुत बड़ी चुनौती मिली है। और हमें अगर नेपाल के साथ अपने संबंधों को बोलिए सर। हाँ, अगर बेहतर करना है तो हमें इन पक्षों को कि किस तरीके से हम और ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, और जो है जो सैन्य जो जिस तरीके से
वहां से जो गोरखा रेजिमेंट और जो इस तरीके से वहां पे सैनिक जो है आते जाते थे और वहां भर्ती होती थी, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती थी, और चाहे एनडीए हो खड़क बातला में, इस तरीके से हमें अपने संबंधों को बदलते हुए नए परिप्रेक्ष्य में फिर से परिभाषित करना है। हम ऐसा नहीं है कि हमने सबके लिए अग्निवीर लागू कर दी तो जो है जो नेपाल के लोग हमारे यहाँ आते थे ट्रेनिंग लेते थे उनके लिए भी अग्निवीर लागू कर दी। इस पे ध्यान दिया जा सकता है और सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। एक और अहम पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे वो बांग्लादेश को लेकर है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत मजबूत हैं, क्योंकि बांग्लादेश का वजूद ही इसलिए है क्योंकि 1971 का वो वॉर जिसमें भारत की सेना लड़ी और फिर एक अलग देश बना था। लेकिन इसको भी डिकोड करना होगा, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने खासकर मेरे जैसे लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वो है क्या, वो मैं आपको बताता हूं। भारत बांग्लादेश के संबंध काफी अहम हैं। शेख हसीना का भारत से पुराना रिश्ता नाता है। बांग्लादेश में भारत का काफी अच्छा प्रभाव भी है। और अब जो आरोप लग रहे हैं कि ये जो चुनाव हाल ही में हुए वहां पर, इसको भारत ने प्रभावित किया है, ये आरोप बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। और सबसे हैरानगी की बात कि बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर इंडिया आउट अभियान चलाया जा रहा है बांग्लादेश नेशनल पार्टी की तरफ से। ये कुछ वैसा ही अभियान है जैसा मुइजू मालदीव में चलाकर वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, इसको समझना होगा। भारत के सामानों का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। चीन का एंगल यहां पे भी है, क्योंकि चीन ने कई हथियार दिए हैं, टैंक दिए हैं, और सबसे अहम 2 सबमरीन भी चीन ने बांग्लादेश को दी हैं। कॉक्स बाजार में चीन के बेस होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कर्नल सोडी सर, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे समझना चाहूंगा बांग्लादेश भारत के रिश्तों को लेकर। भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे, बहुत मजबूत, लेकिन कहा जाता है कॉक्स बाजार में चीन की मौजूदगी है। 2 सबमरीन चीन बांग्लादेश को दे चुका है। बात सबमरीन की नहीं है सर, उसकी टेंशन नहीं है कि बांग्लादेश को मिली है। टेंशन इस बात की है कि चीन इन सबमरीन की मेंटेनेंस के लिए सबमरीन के जरिए ही बांग्लादेश ढाका आना चाहता है। सर राजेश जी, जो हम दशकों से सुनते आए थे कि चीन भारत को समुद्री रास्ते से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी से घेरना चाहता है, वो पिछले साल चीन की प्लानिंग पूरी तरह से कंप्लीट होगी, जब पिछले साल 20 मार्च को कॉक्स बाजार में एक नौसैनिक अड्डा इनॉग्रेट हुआ, जो पूरी तरह से चीन ने बनाया था और चीन का उस पर काफी नियंत्रण है। तो चाहे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो, श्रीलंका का हम्बन टोटा हो, या फिर बांग्लादेश का कॉक्स बाजार हो, ये सब पे तो चीन का नियंत्रण है। मालदीव के लामो अटॉल पे चीन की सैनिक गतिविधियां देखी गई हैं। म्यांमार के काई फुक्यू आइलैंड पे चीन की सैनिक गतिविधियां देखी गई हैं। तो समुद्री रास्ते से चीन की भारत को घेरने की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और इस पूरे विषय में बांग्लादेश का चीन की तरफ जो टिल्ट है, जो मैंने अभी पिछले अपने बयान में भी कहा था, वो भारत के लिए सैनिक नजरिए से बहुत ही चिंतापूर्ण बात है। और जैसा आपने सही कहा, जैसे मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला, वो ऐसे ही इंडिया आउट कैंपेन अब बांग्लादेश में शुरू हो चुका है। इस बार तो जो वहां शेख हसीना चुनाव जीत गई, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन गई। जी कंप्लीट करिए सर, बोलिए। तो ये जो इंडिया आउट कैंपेन वहां शुरू हुआ है, ये भारत के लिए और चिंता वाली बात है, क्योंकि ये कैंपेन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि इसके पीछे जो मुख्य कारण एक ही है, जो मैं बार बार कहता हूं, वो है चीन और चीन का बेशुमार पैसा। देखिए राजेश जी, जो मैंने 8 देशों का जिक्र किया जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, 2 को निकाल दें, पाकिस्तान और चीन को, बाकी 6 पड़ोसी मुल्कों में भारत ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन जो वहां के लोग कहते हैं कि चीन जो इन्वेस्टमेंट का ऐलान करता है उसे कम टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर देता है। भारत जो इन्वेस्टमेंट का ऐलान करता है उसे काफी साल लगते हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए। यानी कि जो हमारी रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो हमारे प्रोजेक्ट्स को लंबा खींचती है। और जैसे डॉक्टर महेंद्र साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे किसी भी देश के साथ पहले के अच्छे संबंध हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो,
लेकिन आज के जमाने में एक ही बोलबाला है पैसे का, और जो पैसा फेंकता है वही तमाशा देखता है। चीन पूरा चीज यही कर रहा है क्योंकि उसके पास बेशुमार पैसा है। वो इन 6 हमारे पड़ोसी मुल्कों में इन्वेस्ट करी जी जा सर। रहा है, ये 6 देशों का झुकाव उस तरफ हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जहां हमें भी इन 6 देशों में पैसा इन्वेस्ट करना होगा और हमारे प्रोजेक्ट्स को कम टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होगा, ताकि इन 6 देशों का झुकाव भी हम वापस भारत की तरफ कर सकें। मेरे लिए बस इतना कहना कि हमारे सांस्कृतिक संबंध है, हमारे धार्मिक संबंध है। 600 साल पहले कोई वहां से ही आया था, यहां से वहां गया था। आज के जमाने में चीजें नहीं चलती। आज के जमाने में एक ही बोलबाला है, वो है पैसे का। और ये कड़वी हकीकत है, लेकिन ये सच्ची हकीकत है। ठीक है सर, लेकिन मुझे जल्दी से एक मिनट के अंदर कर्नल सोढी सर एक जवाब और भी चाहिए। मैं जब ये तमाम रिपोर्ट्स बना रहा था, मैं सोच रहा था कि बांग्लादेश को सबमरीन क्यों चाहिए? भारत कभी खतरा उसके लिए हो नहीं सकता है। फिर क्या इसके पीछे का लॉजिक है सर, कुछ क्लियर कर पाएंगे आप? देखिए राजेश जी, जो ऑफिशियल रीजन बांग्लादेश ने बोला है कि उसका 94% जो एक्सपोर्ट होता है वो समुद्री रास्ते से होता है, इसलिए ये 2 सबमरीन उनकी मर्चेंट नेवी की शिप्स को सुरक्षा देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 2 सबमरीन हैं, ये चीन के सैनिक वक्त आने पे ऑपरेट करेंगे, और जैसे जैसे बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ होगा, जो कि इंडिया आउट कैंपेन से बिल्कुल क्लियर है। तो जिस दिन मोइजू टाई वहां सरकार आ गई, जो कि बिल्कुल भारत विरोधी होगी, इंडिया आउट कैंपेन पे आएगी, वहां पे हम देखेंगे खुले तौर पे चीन का सैनिक वहां पे इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये जो 2 सबमरीन है, ये आइसोलेशन केस में नहीं देखनी चाहिए। ये ये ट्रेलर है, जो पिक्चर अभी आनी बाकी है बांग्लादेश। ठीक है डॉक्टर महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। ये इंडिया आउट अभियान बहुत चर्चा में है सर। मालदीव में हम देख ही चुके हैं क्या कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में भी ये बहुत सुर्खियां, और कहा जा रहा है कि जो पूर्व पीएम खालिदा जिया हैं, उनके बेटे अब्रॉड से इस अभियान को चला रहे हैं। यानी कि लोगों के जज्बातों को भारत के खिलाफ उभारने की कोशिश की जा रही है। ये जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है भारत के पड़ोसी देशों में, ये कितना खतरनाक है और इसे हैंडल करने के लिए जयशंकर सर को क्या कुछ करने की जरूरत है साहब? राजेश जी देखिए, अगर हम चीन की जो रणनीति है, कूटनीति है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो ये साफ है। चीन जो है पहले जो है किसी भी देश में प्रवेश करने के पहले वहां के पॉलिटिकल एलिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। और ये साफ है क्योंकि जो बेगम खालदा जिया हैं, और वो हमेशा से जो भारत विरोधी उनका एक नीति रही है जब भी वो सत्ता में रही है। तो चीन ने वहां इन्वेस्टमेंट किया, उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। जिस तरीके से नेपाल में चीन ने जो है कम्युनिस्ट पार्टी में इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे जो है आप देखिए कि जो चीन की जो राजदूत हैं, उनकी की पूरी दखल है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में। तो इसी तरीके से चीन जो है जी पहले एक बहुत बड़े बड़े वादे करता है कि हम आपके देश में ये लाएंगे और इस तरीके से बड़ी बड़ी योजनाएं लाएंगे जो आप करने में अभी तक स्वतंत्रता के बाद या 40 साल में आप सफल नहीं रहे। और ऐसे करके वो वहां के पॉलिटिकल एलिट्स को इन्फ्लुएंस करता है, उनको प्रभावित करता है, उनके अपने अपने जाल में उनको अगर हम कहें तो कहीं न कहीं से उसमें फंसाने की कोशिश करता है। तो ऐसे सभी जो भारत विरोधी तत्व हैं हमारे पड़ोसी देशों में, और एकदम कर्नल सोढी साहब ने सही कहा कि अब हमारे आप अगर हम गिने तो कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने जो अब एक खुल के कहते हैं कि जो हम भारत के पक्ष में हैं, या हमारे जो जितने भी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संबंध रहे हैं, हम उन पे बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है। आप देखिए कि अभी नेपाल में जिस तरीके से एकदम से परिवर्तन हुआ, ऐसा लग रहा था कि जो है भारत जो है वहां पे अपनी स्ट्रैटेजिक जी डेप्थ बनाने में वापस कामयाब हो गया, लेकिन चीन ने उसको फिर से जो है कहीं न कहीं प्रश्न उस पर लगा दिया। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, खासकर जो साउथ एशिया और एशिया के देश हैं, उसमें चीन ने पूरी तरीके से सेंधमारी कर दी है, उनको अपने पक्ष में ला दिया है। और इसमें आर्थिक जो कारण है वो प्रमुख कारण है। और यही वजह है कि ठीक है सर। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे श्रीलंका, एक समय में आप देखिए हमने तमाम श्रीलंका को समझाने की कोशिश की,
लेकिन नहीं समझ में आया। और उसके बाद लेकिन इसी तरीके पैसे से की नेपाल पावर में बोलती है। ये इसकी काट सर भारत को खोजनी होगी। क्षमा चाहूंगा क्योंकि थोड़ा वक्त का अभाव है सर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल जयेश सोढ़ी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए शुक्रिया। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। अब वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार ग्लोबल ब्रेकिंग।